इक्विलिब्रियम का अगर हम लोग अपने भाषा में बात करें तो मीनिंग होता है बैलेंसिंग। मीन्स दोनों तरफ जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें वो स्टेट जिसमें वो एक दूसरे को बैलेंस करती है, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, उस कॉम्प्रोमाइज़ को हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कॉम्प्रोमाइज़। देखिए, इक्विलिब्रियम कब होता है? जब कोई रिएक्शंस क्या होती हैं? रिवर्सिबल। कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होती है तो ही क्या होता है? इक्विलिब्रियम आता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब दोनों डायरेक्शन में चलने वाली प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेसेस कभी भी उन कंडीशंस में नहीं हो सकती हैं जबकि दोनों आपका इक्विलिब्रियम का स्टेट ऐसा हो जिसमें दोनों हम लोग कहें रिएक्शंस के दोनों पार्ट यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो दोनों रिएक्शंस में से कोई भी एक रिएक्शन में ऐसा मटेरियल हो जो स्केप आउट हो रहा हो या क्या हो रहा हो? प्रेसिपिटाइज हो रहा हो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस किसको कहते हैं। The reactions which are take place in both direction in same given conditions. The reactions which are take place in both direction in same given conditions is called reversible reaction. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी रिवर्सिबल हो सकती है और कौन सी रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन। N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस डेट इज गिव व्हाट? ट्वाइस NH3 गैस। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती सकती हैं अगर आप इसको क्लोज कंटेनर में करवाते हैं। दूसरा, H2 गैस प्लस I2 गैस ट्वाइस HI गैस। थर्ड, that is PCl5 gas give PCl3 gas and that is what? Cl2 gas. And CaCO3 solid give CaO solid plus CO2 gas. तो ये मैंने एग्जाम्पल्स बताए जिनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेसेस है। ठीक है। अब कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो रिवर्सिबल नहीं होती हैं, जैसे मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट एक्वस क्यू AgCl सॉलिड प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 एक्वस। ये रिवर्सिबल इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये जो मटेरियल है वो प्रेसिपिटाइज हो गया है, बाहर निकल चुका है, एंड इट्स नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस। सिमिलरली हम लिखते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 एक्वस गिव BaSO4 aqueous precipitate plus what? Twice NaCl aqueous। अगेन ये बाहर निकल चुका है, प्रेसिपिटाइज हो चुका है, इसको हम क्या नहीं कह सकते? रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कह सकते। ओके। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है
उसे डिफाइन कैसे किया जाता है? देखिए, इक्विलिब्रियम डिफाइन करने के लिए हम ये कहते हैं, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम is the state of reaction equilibrium is the state of process, लिख सकते हैं, state of process in which rate of forward reaction and backward reaction become equal Equilibrium is the state of the process in which rate of forward reaction and rate of backward reaction become equal. ये एक डेफिनेशन इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम is the state of process in delta Rg, means Gibbs free energy of reaction become equal। इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा Rg मीन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाए, 0। ये तब होगा जबकि डेल्टा जी जो होता है वो होता है वी डी पी माइनस एस टी टी। यहाँ पर ये कंडीशन तब आती है डी पी जब 0 हो जाए एंड वॉट डी टी 0 हो जाए। हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है तब आता है कंप्लीटली जब डेल्टा आर जी ऑफ रिएक्शन बिकम 0। सेकेंड, डी पी बिकम, ये तब 0 होगा जब डी पी, ये 0 होते ही डी पी भी 0 हो जाएगा और डी टी भी कितना हो जाएगा, 0। इसको कहते हैं हम केमिकली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या मटेरियलिस्टिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, ऐसा ज़्यादा बेटर होगा। जो मटेरियल होता है, मटेरियल स्टिक इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और इसको कहते हैं
थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये तीन इक्विलिब्रियम मिलकर अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बनाते हैं। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा आर जी 0 होना चाहिए, डी पी 0 होना चाहिए और डी टी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो अपने आप ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती, इक्वल, और हम उस स्टेट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हुई। इन डेफिनेशन के बेस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आता है हमारी बात कि जो इक्विलिब्रियम हम लिख रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट हम जो बता रहे हैं, इसके अंदर इसको अटेन करने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम किन किन कंडीशंस में अटेन किया जा सकता है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये रिवर्सिबल एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशंस ये हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन करने की कंडीशंस जो हम डिफाइन करें, पहला इट इज पॉसिबल ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। सेकेंड, it is possible in closed container। कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज, कंटेन जो करने वाला है, इट शुड बी क्लोज। तीसरा जो रिक्वायरमेंट है इसका कि all the chemical should not be in solid state। all the different chemical used in chemical reaction should not be in what, solid state। then equilibrium will not be acquire, अटेंड नहीं कर सकते, हम इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं कर सकते। चौथा, इट कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। मीन्स अगर आप आर को लेकर पी को अटेंड करना चाहे तो भी पॉसिबल है, और पी को लेकर आर वाली स्टेट में आना चाहे तो भी पॉसिबल है। किसी भी डायरेक्शन में इसको हम लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों है, रिवर्सिबल होगा तो ही हम इसको कहेंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होगा। क्लोज कंटेनर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर क्लोज नहीं हुआ तो मटेरियल स्केप आउट कर जाएगा, और अगर मटेरियल स्केप आउट करता है तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ऑल द केमिकल रिएक्शन शुड बी इन सॉलिड, शुड नॉट बी इन सॉलिड। अगर सभी मटेरियल सॉलिड स्टेट में आता है तो इक्विलिब्रियम में एक्टिविटी नहीं होती, और एक्टिव नहीं होता है इक्विलिब्रियम, तो वो रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं किया जा सकता है। कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन से उसको अटेंड कीजिए, वो अटेंड किया जा सकता है। तो ये इक्विलिब्रियम को अटेंड करने की कंडीशंस है। अब मैं केमिकल जो इक्विलिब्रियम है उसको मैं क्लासिफाई करता हूँ। जो इक्विलिब्रियम है उसको मैं कई तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ।
हम कहते हैं एक होता है इक्विलिब्रियम, जिसमें ऐसा स्टेट इक्विलिब्रियम का जिसको हम इक्विलिब्रियम की जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसको हम इस तरीके से कर रहे हैं कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो उसको कहते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। और दूसरा होता है जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो उसको कहते हैं हम फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है उसको हम लोग फिर दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने फिर क्लासिफाई किया, वो हम कह सकते हैं नॉन आयनिक और एक कहते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, और ये हमेशा ही नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। अब सबसे पहले हम ये समझे कि इसका क्या मतलब है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, और ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। तो मैं बता रहा था आपको कि जिसमें चेंज होता है केमिकल कंपोजिशन में उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। जैसे लिखा H2O लिक्विड, H2O गैस, केमिकल कंपोजिशन सेम। H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, केमिकल कंपोजिशन सेम। ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट, आपने ग्रेफाइट यहाँ लिखा, यहाँ पर भी सॉरी डायमंड, केमिकल कंपोजिशन क्या सेम। तो इसको बोलते हैं व्हाट फिजिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम। लेकिन मैं अगर ये लिखता हूँ H2 गैस प्लस I2 गैस ट्वाइस HI, यहाँ देखिए केमिकल कंपोजिशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इसको कौन सा इक्विलिब्रियम कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। हम अगर केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने लिखा सोडियम एसीटेट, एक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, इसको वाटर में डाला, सिट्रिक एसिड बनाया और क्या बना दिया भाई, NaOH। तो ये भी केमिकल है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है और ये वाला है, इनमें आयनिक मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल आ रहे हैं और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल आ रहे हैं। तो है तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये भी, लेकिन एक नॉन आयोनिक है और एक को क्या कहते हैं हम, आयनिक कहते हैं। अब यहाँ आता है स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि ऐसा मटेरियल,
ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें दोनों रिएक्शंस हमेशा चलती रहती हैं, दोनों रिएक्शन हमेशा चलती रहती है। इसका मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के लिए हम ऐसा इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं कि जिस रेट से H2 और I2 मिलकर एक सेकंड में H2 और I2 मिलकर अगर मान लीजिए 2 मोल्स HI बना देते हैं, तो उतने ही सेकंड में क्या होंगे, HI डिकम्पोज होकर 1 मोल क्या बना देंगे, H2 और I2 बन जाएगा। 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2, मतलब दोनों रिएक्शन सेम रेट से क्या हो रही, चल रही है, रुकी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही, अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो मान लीजिए 1 मोल लिक्विड उस समय गैस में बदलता, उसी समय 1 मोल गैस वापस क्या बदल जाती हैं, लिक्विड में सेम रेट से। तो इसको बोलते हैं डायनामिक, दोनों प्रोसेस चल रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि ऐसा इक्विलिब्रियम जो अब एक डायरेक्शन में ही चलकर क्या हो गया, फिक्स हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा कि ये 3 डिफरेंट बॉडीज़ हैं, एक का टेम्परेचर T1, एक का T2, एक का T3। इन तीनों को हमने कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट कर दिया। अगर T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 हो तो हम कहेंगे हीट जो होगी यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगी। कब तक जाएगी, तब तक जाएगी जब कि ये तीनों टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। इसका मतलब ये और ये टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे ये क्या नहीं होगा। अब क्या ये वापस रिवर्स हीट आएगी, नहीं आएगी। हम कहते हैं कि एक कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, वैसे ही हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने एक ट्यूब लगा रखी, ठीक है, एक आपने यहाँ पर ट्यूब लगा रखी और यहाँ पर ठीक है वाटर भर दिया इसमें। आप देखेंगे कि जब तक कि दोनों तरफ वाटर का लेवल इक्वल नहीं आ जाता, ये प्रोसेस इधर से इधर वाटर जाता रहेगा। लेकिन एक ऐसे स्टेट आ जाएगी जब ये दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, उसके बाद न तो इधर वाटर जाएगा न इधर आएगा। ये इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम सभी क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं। ऑल दी chemical equilibrium are dynamic। कौन से नेचर के होते हैं, डायनामिक नेचर की। बात समझ में आ गई। हमने इक्विलिब्रियम को इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया। एक इक्विलिब्रियम हमने आयनिक, एक एनायनिक। अब जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको फर्दर हम इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेस। फेस के बेस पर इक्विलिब्रियम को क्लासिफाई किया गया है, उसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज होमोजीनियस और दूसरा बोलते हैं heterogeneous। Homogeneous means all the reactants and products are in same phase। और heterogeneous means if reactants and
products are not in same phase. इसको हाइड्रोजीनियस कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि ये PCl5 गैस गिव PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, सभी एक ही फेस में है, होमोजीनियस हुआ ना, होमोजीनियस। सिमिलरली मैंने ये लिखा N2O4 गैस गिव ट्वाइस NO2 गैस, ये भी कौन सा हुआ, होमोजीनियस। अगर मैं एग्जांपल लूँ हेट्रोजीनियस का, तो अभी मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। देखिए यहाँ अलग अलग फेस में आ गए, दिस आर हैविंग डिफरेंट फेसेस। सिमिलरली मैंने लिखा अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, बना NH3 गैस प्लस H2S गैस, ये भी कौन सा हो गया, हाइड्रोजीनियस। ठीक है, एस्टर हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एस्टर लिक्विड होता है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया, वाटर भी लिक्विड बन गया, एसिटिक एसिड वो भी लिक्विड, और अल्कोहल वो भी लिक्विड। इसका मतलब ये भी कौन सा हो गया, होमोजीनियस। तो इस तरीके से हमने इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, डिफरेंट तरीके से इसको हमने क्लासिफाई करके यहाँ आपके सामने क्लियर है पिक्चर। अब आता है कि जो आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पढ़ लिया आपने, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a reversible reaction? ठीक है, ऑप्शंस दिए, देखिए आपको ये बताना है कि इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी नहीं। दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो ये कि यहाँ पर कोई प्रेसिपिटाइज नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि ये सिल्वर आयोडाइड लिखा हुआ है जो कि प्रेसिपिटाइज हो जाता है, इसका मतलब ये कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, सी वाली, इट इज़ नॉट ए रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सिल्वर आयोडाइड क्या हो जाता है, प्रेसिपिटाइज हो जाता है।
तो हम कहेंगे ये क्या नहीं है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। ठीक, समझ में आ रही? बाकी तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। थोड़ा सा आपको इसमें प्री नॉलेज होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट किसका बनता है, किसका नहीं बनता है, वो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है। अब क्वेश्चन दूसरा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? ऑप्शंस आर rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. Question है, which of the following is not a condition of equilibrium? ऑप्शंस दिए, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डी टी इक्वल टू ज़ीरो एंड डी पी इक्वल टू ज़ीरो। बिल्कुल बताओ, तुम आराम से सोचो। अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। बिल्कुल सही जवाब बी। क्यों भाई? हमने पढ़ा है डेल्टा आर जी ज़ीरो, ये तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ज़ीरो नहीं होती हैं। डेल्टा आर जी का वैल्यू क्या होता है इक्विलिब्रियम पर? ज़ीरो होता है। जी क्या है? गैस फ्री एनर्जी, इसका वैल्यू ज़ीरो होगा, न कि किसका वैल्यू? डेल्टा आर जी नोट का वैल्यू ज़ीरो होगा। ये ध्यान रखो, ठीक, याद रहेगा। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा आर जी। जो एक बार और मैं यहाँ बता देता हूँ, जो जो चीज़ें इक्विलिब्रियम पर मेनली ध्यान रखना है वो ये हैं। एट इक्विलिब्रियम एक तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सबसे मेन चीज़ है डेल्टा आर जी, इट मीन्स रेट गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए? ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन है रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होना चाहिए। तीसरा, ये सब हुआ तो अपने आप dt का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, dp का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। और जब दोनों रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट हो गए, मतलब concentrations of products and reactants become constant। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी फिक्स हो जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। इक्वल हो जरूरी नहीं है। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा क्या ध्यान रखना है? ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। dp इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये चीज़ें इक्विलिब्रियम पर होती हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पर
ग्राफिकली कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन है फॉर इक्विलिब्रियम H2 gas in correct case B C और D बताइए। बोलिए कौन सा आंसर है बेटा। पहले में क्या बता रखा है, पहले में ये हुआ कि इस पॉइंट पर आकर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। मतलब वो इक्वल हो जरूरी नहीं है, हमने कहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बिकम कांस्टेंट, तो ये तो सही है। और HI की कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि वो प्रोडक्ट और H2 और I2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। दूसरा प्लॉट दे रखा है, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इस पॉइंट पर इक्वल हो गया, वो तो हमने लिखा है।
लेकिन ये देखोगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ इनिशियली बहुत ज़्यादा है। बैकवर्ड रिएक्शन में इनिशियली तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, आपने स्टार्ट इधर से किया है, इसका मतलब ये वाला प्लॉट गलत है, यानी ये ऊपर आना चाहिए, इट इज़ नॉट इक्वल, यहाँ क्या आना चाहिए फॉरवर्ड आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए बैकवर्ड आना चाहिए, इसलिए हम कहेंगे ये वाला गलत है। नेक्स्ट वाले में हमने बताया है कि रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड की गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम पर जाकर क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। लेकिन दोनों की डिक्रीज क्यों हो रही है? गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये कि इनिशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बना वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने लगेगी, और एक स्टेट पर दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल, इसलिए ये वाला सही है। अब ये देखिए, इसमें लिख रखा है इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट हुए, इक्वल नहीं हुए हैं, जो कि इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको चेक करना है। देखिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे, which of the following is not represent the equilibrium? Which of the following is not represent equilibrium state? Options are ऑप्शंस इसके हैं, ऑप्शंस हैं, पहला reactant concentration और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यहाँ लिया टाइम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन और टाइम, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो ये है, यहाँ पर फिर कंसंट्रेशन और टाइम, इक्विलिब्रियम शो कर रहा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा है, और डी ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। देखिए इसमें आपको ये बताया गया है कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट होते हैं। अब कांस्टेंट का मतलब वो इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल होकर कांस्टेंट हो जाए, यानी ये वाला सही। ये
इक्वल होने से पहले ही वो कांस्टेंट हो जाए, ये भी सही है, कांस्टेंट हो रहा है। इक्वल होने के बाद एक पॉइंट लेकिन वहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आया और फिर कांस्टेंट हुआ, ये भी सही है। यहाँ पर भी तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ गड़बड़ ये है कि आपने यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करी है, डिक्रीज, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करी, इंक्रीज, जो कि पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या हो गया, डी। आंसर डी। ये सभी सही हैं, केवल कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, डी वाला इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम को कैसे देखा जाता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस equilibrium. Options are ऑप्शंस ये हैं। क्या चेक करना होता है होमोजेनियस हेटेरोजेनियस में, सभी सेम फेस में हो। ये भी गैस सेम फेस में, यहाँ पर भी सभी सेम फेस में, यहाँ पर ये गैस हैं और ये सॉलिड हैं, इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम नहीं है। आंसर हो गया सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग is necessary condition for equilibrium. Options are concentration of reactant equal to concentration of product, B gives free energy change of reactant equal to gives free energy change of product, C डेल्टा आर जी इक्वल टू 0, डी ऑल। क्या है नेसेसरी कंडीशन? ये पहली वाली। अरे बेटा, हमने ये बोला है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, दोनों की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है।
फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की गैस फ्री एनर्जी में चेंज जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए, न कि क्या होना चाहिए आउटवर्ड स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी में चेंज इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी है। आंसर क्या हो गया? सी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि क्या इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी है, क्या इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी नहीं है। सब बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आते हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है ना, तब इन सब कंडीशंस को हम अप्लाई करें तो क्या चीज़ सामने आती है। तो हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर रेशो जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेट